सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 फॉर एयरफोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो भी देखिए, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। एंड जो लोग नए हैं तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन, वेव प्रोड्यूस इन एन ऑर्गन पाइप आर, यानी कि जो ऑर्गन पाइप है उसमें जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। ओके, आपके पास कुछ समय हम देंगे, यानी कि आपके पास 10 सेकंड है। आप उसको विद इन 10 सेकंड आप इसको सॉल्व कीजिए। आप जिसका आंसर अपने प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कीजिए एंड आफ्टर डिस्कशन आप इसको क्रॉस चेक कीजिए। ओके, सो टाइम सब देखिए। जो हमारा ऑर्गन पाइप होता है उसके जो वायु स्तंभों में जो उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं वो होती है हमारी अनुदैर्घ्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, अनुदैर्घ्य तरंगें हमारी उत्पन्न होती हैं स्तंभ ऑर्गन पाइप में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। भाई हमारे पास दो आवेश हैं, एक का मान है 1 माइक्रोकूलम, एक के पास है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है और एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर की जो दूरी पर रखे जाते हैं। रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ द चार्जेस विल बी, उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसको देख के कर सकते हैं। ओके, सो टाइम सब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दोनों के लिए वो सेम होता है, यानी कि जो बल ये इस पर लगाएगा, अगर जो बल ए बी पर लगाएगा F, वही बल बी लगाएगा ए पर, यानी कि F। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 1:1। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, अगर दोनों चार्ज रखे हुए हैं कुछ दूरी पर तो दोनों आपस में समान बल आरोपित करते हैं। आई मीन कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 2 वेव्स A एंड B हैज़ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज एंड आर प्रोपोगेटिंग इन एयर। देखिए दो हमारी तरंगें हैं A और B, जिनकी आवृत्तियाँ 500 हर्ट्ज है और एक की है 1000 हर्ट्ज। तो बताना है आपको इन दोनों में से किसकी चाल ज़्यादा होगी। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, फटाफट से बताइए विद इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जो हमारी जो वेव्स होती हैं, जो उनकी जो चालें होती हैं, जो उनकी जो चाल होती है यानी कि V, वो हमारा डिपेंड किस पे नहीं करता था, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। मतलब क्या हुआ कि जो भाई वेग उसका जो 500 हर्ट्ज वाली जो हमारे पास तरंग है उसका जो वेग होगा वही वेग होगा हमारा 1000 हर्ट्ज पे भी उसी वाली तरंग का। ओके, सो हमारा दोनों का वेग क्या होगा, बराबर होगा। तो A और B दोनों की चालें होंगी बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, क्योंकि हमारा जो तरंग का जो वेग होता है वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो उनकी चालें हमेशा समान रहती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन इज कमिंग टू स्टेशन ब्रिस्टल्स। देखिए एक मनुष्य रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ है, स्टेशन की ओर आती हुई एक रेलगाड़ी सीटी बजा रही है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिस्टल हियर्ड बाई मैन विल बी, जो मान लो जो इंसान खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, उसको उसकी जो आवृत्ति होगी वो सुनाई कैसी देगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपके पास 10 सेकंड है इसको सॉल्व करने के लिए। सो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 10 सेकंड्स। ओके, सो टाइम सब देखिए। एक जाहिर सी बात है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, मान लो आप किसी रेलवे वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, रेल का ट्रैक है और आप यहाँ पर खड़े हुए, अगर रेल यानी कि ट्रेन हमारी दूर होगी तो जाहिर सी बात है भाई जो सीटी मारेगी उसकी आवाज़ हमारे तक बहुत कम पहुँचेगी। जैसे जैसे वो पास आती जाएगी, यानी कि हमारे जो पास आती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी आवाज़ की वो क्या बढ़ती जाएगी। तो बस सिंपल है, तो जो मनुष्य को जो सुनाई देने वाली आवृत्ति होगी वास्तव में अधिक होगी, जो वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ राइट। ओके, क्या होगा, वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है अ लाइटनिंग कंडक्टर्स वर्क्स ऑन। एक जो त्वरित चालक कार्य करता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, नन। विद इन 10 सेकेंड आप इसको बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके, एक लाइटनिंग कंडक्टर है बेटा, देख लेना, लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि त्वरित चालक। ओके, सो टाइम सब देखिए, जो हमारा त्वरित चालक होता है वो करता है हमारा प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर यानी कि इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ये लर्न करने वाली चीज़ है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 1.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। किस ताप पर जो वायु में ध्वनि का वेग होगा वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड के वेग का 1.5 गुना होगा। आपके पास 10 सेकंड है, इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने इसके, जो आपकी जो ध्वनि का जो वेग और ताप में जो संबंध था। ओके, सो टाइम सब देखिए बताऊँ मैं आपको। v इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 यानी कि जो ध्वनि का जो वेग होता है वो हमारा समानुपाती होता है हमारे तापमान के √, के। सो v1/v2 इज इक्वल टू क्या होता है, √T1/T2। तो v1 की वैल्यू क्या है, v। अब क्या हो गया, डेट टाइम यानी कि 1.5 टाइम होगा, तो 1.5v इज इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना है हमको, इसमें करना है केल्विन में, तो प्लस कर देंगे 273, तो आ जाएगा भाई 300 केल्विन, ठीक है। केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं, 273 से ऐड कर देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को, तो आ गया 300 केल्विन। सो 300/T2, ठीक है। अब इससे v से v कैंसिल, तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा भाई, 10/15 इज इक्वल टू √300/T2। जैसे जब कैंसिल करेंगे 5 से 2 टाइम्स से 3 टाइम्स, सो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4/9 इज इक्वल टू 300/T2। सो T2 जैसे जब इससे कैंसिल करेंगे 4 से जाएगा जो हमारा 7/5। ओके, सो T2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी हमारी 630 आएगी। ओके, ये किस में आई, ये आई हमारी केल्विन में। जब इसको हम चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, चूँकि अगर T2 की वैल्यू 630 माइनस 273। ओके, सो क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 357। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.03 sin पाई 2t माइनस 0.01 x। देखिए हमें इक्वेशन दी है एक वेव की, y इज इक्वल टू 0.03 sin पाई 2t माइनस 0.01 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, y और x जो है मीटर में और t किस में, सेकंड में। आपको बताना है वेव लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि तरंग दैर्घ्य बतानी है आपको तरंग की। आपके पास 10 सेकंड है, इसको सॉल्व कीजिए। जिसको इसका जो स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन है वो पता होगा वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। ओके, सो टाइम सब देखिए हमें पता होता है भाई, जो वेव की हमारी जो मानक समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू होता है हमारा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे दोनों से तो क्या होगा भाई, तो हमारा साफ साफ दिख रहा है भाई, जो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.03। अब निकालनी किसकी है, ओमेगा की निकाल लेंगे। तो यार जब पाई का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ तो ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आएगा हमारा 2 पाई, ठीक है। और ये क्या आएगा भाई हमारा k 0.01 इंटू पाई। अच्छा हमें पता होता है k इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो बस ये लगाना है यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0.01 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200।
200 मीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ करेक्ट। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये वाला क्या है, हमारा मानक समीकरण है। इसी से हमारे हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन से, जो हमारी तरंग की जो विस्थापन समीकरण होता है, बस सब इसी से सॉल्व होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए हैं ए और बी, हमसे पूछा जा रहा है भाई दोनों जो कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलिए आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 10 सेकंड्स। ओके, सो टाइम सब देखिए। पहला कथन क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर लाइट, यानी कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो हमारा प्रकाश के लिए प्रभावी नहीं होता है। भाई गलत है बिल्कुल। जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो प्रकाश व हमारा ध्वनि दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देते हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू मैकेनिकल वेव। जो हमारा डॉपलर का प्रभाव केवल यांत्रिक तरंगों के लिए प्रभावी होता नहीं, यांत्रिक तरंगों के लिए तो होता ही होता है, बल्कि हमारा चुंबकीय तरंग दोनों के लिए भी होता है। यांत्रिक तरंग व चुंबकीय तरंग दोनों के लिए भाई होता है ये एप्लीकेबल। ओके, सो हमारा ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट, बोथ आर रॉन्ग, यानी कि दोनों गलत हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन आ गया उस टाइप्स का, जो हमारा विस्थापन समीकरण दिया है y = 0.03 sin 314 t - 1.57। आपसे पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ वेव, यानी कि तरंग की चाल क्या होगी। ओके, आपको बताना है 10 सेकंड में, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जिसने भी अभी वाला क्वेश्चन किया होगा अच्छे से वो इसको कर पाएगा। ओके, सो टाइम सब देखिए, बताया था मैंने आपको y = a sin ओमेगा t - kx, ये होती है हमारी व्यापक समीकरण किसका, विस्थापन का, वेव का विस्थापन। ठीक है, अगर हम बात करें इसे तुलना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी भाई 0.03। अब करेंगे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 314। अब क्या k निकालना है, तो k कितना आएगा 1.57। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है चाल। तो भाई तरंग की चाल क्या होती है, v = क्या होता है, n लैम्डा होता है। तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पर, ना तो हमारे पास n है अभी यानी कि फ्रिक्वेंसी, ना हमारे पास तरंग दैर्ध्य है। तो हमें क्या निकालना है, इन सब में से वही निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे फ्रिक्वेंसी, तो हमें बता दो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πn, यानी कि 2π इंटू फ्रिक्वेंसी 314। सो 2 इंटू 3.14 वैल्यू होती है पाई की इंटू n = 314। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब n तो आ गया, बस हमें क्या निकालना है, अब निकालना है लैम्बडा। देखिए तो पता है हमें k = क्या होता है 1.17 दिया है, तो हमें पता होता है कि k फॉर्मूला होता है 2π/λ। बस यही यहाँ पे अप्लाई कर दो, 2π/λ क्या दिया है हम लोग को 1.57। जब हम सॉल्व करें इसको तो लैम्बडा क्या आएगा 1.57/2π। ठीक है भाई, सो यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1. यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, जो लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी 2π/ आएगी। ओके, 2π/ यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी लैम्बडा की वो आएगी हमारी 2π/k। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, k की वैल्यू क्या दी है 1.57 जो k है ये। तो बस सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा जो लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 4 मीटर। ठीक है भाई, बस ये वाला फार्मूला है v वेग का, निकालना हमें वेग है तो v = n लैम्बडा। n की वैल्यू क्या है 50 इंटू लैम्बडा की वैल्यू क्या है 4, तो क्या आ जाएगा भाई 200 मीटर पर सेकंड। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमारे पास 2 ऑर्गन पाइप्स हैं आर ऑफ द सेम लेंथ, उनकी जो लंबाई है वो सेम है, वन ऑफ वाइडर एंड वन ऑफ अदर इज नैरो। एक तो भाई चौड़ा है और एक सकरा यानी कि पतला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट विल बी, यानी कि जो इनकी मूल आवृत्तियों में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए।
दोनों की पूछा जा रहा है आपसे फटाफट से, उन दोनों की आवृत्तियों में किस किस टाइप से जो रिलेशन होगा। ओके, सो देखिए टाइम सब देखिए हमें वो क्या बताना है यहाँ पे, उनके जो ऑर्गन पाइप हैं उसमें क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए हमें क्या दिया गया है, जो दो समान लंबाई है यानी कि दोनों की लंबाई सेम है यानी कि एल एल, ठीक है, दोनों की लंबाई एल है मान ली हमने। हमें पता होता है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा v/2l, ठीक है, यानी कि वेग अपॉन 2 इंटू लंबाई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि n जो हमारा होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/l, यानी कि जो आवृत्ति होगी वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/l के, यानी कि लंबाई के, यानी कि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, आवृत्ति। तो बस भाई यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, लंबाई दोनों की क्या होगी। देखिए पहली बात देखिए, दोनों की लंबाई समान है, समान लंबाई के वायु स्तंभ है, ना कि लंबाई पाइप की समान है, ठीक है। इसके व्यास भिन्न भिन्न है तथा एक साथ बजाए जाते हैं, जो उनके जो रेडियस हैं वो भिन्न भिन्न है। तो देखिए जब उसकी दूसरे वाले की जो क्या होगी प्रभावी लंबाई, तो क्या होगा भाई, L इज इक्वल टू क्या होगी, L प्लस 1.2R, ठीक है। तो क्या होगा, जो पतले वाले पाइप की जो लंबाई कम होगी, जो मोटे वाले पाइप की लंबाई है, पतले वाले की लंबाई कम होगी, तो पतले वाले की मान ली हमने L1 और मोटे वाले की L2। तो बस अब क्या होगा भाई, जिसकी लंबाई कम उसकी आवृत्ति ज़्यादा। बस यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट। जो पहले स्तंभ की जो आवृत्ति होगी वो अधिक होगी क्योंकि उसकी लंबाई क्या है, कम है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज 330 मीटर पर सेकंड। भाई जो हमारा ध्वनि का जो वेग है हवा में, सॉरी गैस में, वो 330 मीटर पर सेकंड है। यदि गैस का जो दाब है वो 4 टाइम्स कर दिया जाए, यानी कि 4 गुना कर दिया जाए, अगर जो गैस का जो दाब है वो कर देगा 4 गुना, तो और ताप उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ध्वनि का जो वेग होगा यानी कि स्पीड ऑफ साउंड वो क्या होगा, आपको बताना है विदिन 10 सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई। ओके, सो टाइम सब देखिए, हम क्वेश्चन में गिवन है भाई कि भाई जो हमारा जो गैस क्या बोलते हैं यार, देखिए गैस का जो दाब है वो कर दिया जाएगा 4 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो ध्वनि का जो वेग होता है वो भाई दाब पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो दाब अगर कितना भी बढ़ा दो, लेकिन जो ध्वनि का जो वेग होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि नियत रहेगा। सो हमारा पहले भी 330 था और अगर हमने दाब बढ़ा दी 4 गुना, तब भी उसका जो वेग होगा वो तब भी 330 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि जो वेग होता है ध्वनि का वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, एन आइडियल गैस कैन हैव, एक आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माएं कितनी हो सकती है। ओके, एक आदर्श गैस की जो स्पेसिफिक जो एनर्जी है वो कितनी हो सकती है। ओके, आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम सब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि मान लो आइडियल गैस है। आइडियल गैस में क्या होता है भाई, जो उसकी जो स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं वो हो सकती हैं भाई अनंत, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हीट कैपेसिटीज़, यानी कि अनंत हो सकती हैं भाई, उसकी जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो अनंत हो सकती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, देखिए वायु में ध्वनि का वेग दिया है आपका इतना 341 मीटर पर सेकंड तथा स्रोत को जो आवृत्ति सुनाई दे रही है वो 500 हर्ट्ज की है। यदि स्रोत की आवृत्ति हमारी 1000 हर्ट्ज कर दी जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या थी, स्रोत की आवृत्ति 500 हर्ट्ज थी और जो ध्वनि का जो वेग था वो था 341 मीटर पर सेकंड। अगर जो आवृत्ति है वो 1000 कर दी जाए और जो ध्वनि का वेग फिर क्या होगा, आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियोज़ में। ओके, सो टाइम सब देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का जो वेग होता है यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो डिपेंड नहीं करता है किस पे। पहली बात तो तुम्हारा आवृत्ति एन, दूसरी चीज़ होती है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, और तीसरा होता है तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। ठीक है, अब देखिए लैम्बडा, ये 3 है, आवृत्ति,
तरंग दैर्घ्य और ये क्या है, आयाम। तो देखिए अगर हमने क्या किया, आवृत्ति बढ़ा भी दी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी ध्वनि के वेग पर। तो पहले भी 341 था, अब भी 341 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, क्योंकि ध्वनि का जो वेग है वो हमारा आवृत्ति, आयाम व तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड हमारा होता है वेव लेंथ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड वी कैन, किसी ध्वनि की गुणता के ज्ञात करते हैं। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। किसी भी ध्वनि की गुणता भाई किससे ज्ञात करते हैं हम लोग, आपके पास 4 ऑप्शन है। फटाफट से इसको 10 सेकंड में सॉल्व कीजिए। ओके, सो टाइम्स अप। देखिए जो हम लोग किसी ध्वनि की गुणता ज्ञात करते हैं वो करते हैं हम ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों से करते हैं। ठीक है भाई, जो हम लोग ध्वनि की जो गुणता है, जो क्वालिटी ऑफ साउंड है, वो हम करते हैं ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों से। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15। ओके, जो सोनार है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? सोनार इज अ डिवाइस टू बी यूज्ड फॉर। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सोनार, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में सोनार का क्या काम होता है। देखिए जो हमारा सोनार होता है, सोनार, इसका काम ये होता है कि भाई ये समुद्र की गहराई को नापता है, यानी कि डेप्थ ऑफ द सी, उसको ये मेज़र करता है। तो भाई क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, क्या करता है, समुद्र की गहराई को नापता है। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको इसमें एडिशनल, ये क्या करता है, ये एंटी साउंड होता है, यानी कि प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पे सिद्धांत पर काम करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, और ये समुद्र की गहराई को नापता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, साउंड वेव इन एयर आर, यानी कि वायु में ध्वनि तरंगें कौन सी होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बताइए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, फटाफट से विद इन 10 सेकेंड। साउंड वेव इतनी बार बताया मैंने आपको भाई, जो वायु में ध्वनि होती है वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी होती है भाई अनुदैर्घ्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती है हमारी साउंड वेव। ठीक है, हवा में हमारी जो ध्वनि तरंगें होती है वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन H2 एंड O2 एट सेम टेम्परेचर, यानी कि समान ताप पर H2 और O2 के ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या होगा? विद इन 10 सेकेंड बताइए फटाफट से इसको। इतनी बार इस टाइप क्वेश्चन कराएं, बहुत सारे कराएं भाई, बहुत सारे। ओके, देखिए हमें पता होता है भाई VRMS क्या होता है, √3RT/M। यहाँ पे क्या है, T कांस्टेंट है, तो हम वी कैन से दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√M, यानी कि जो V होगा हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा √M के। ठीक है, सो वी कैन राइट V1/V2 इज इक्वल्स टू √M2/M2, M2/M1। सो देखिए V1 की वैल्यू क्या है, वो तो निकालनी है, V1/V2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या है भाई M2, यानी कि दूसरे वाले का मान, दूसरा क्या है O2 है, तो O2 का भाई कितना होता है 8 बार, O2 का होता है हमारा 32, और H2 क्या होता है 2 होता है, तो 32/2। ठीक है भाई, सो V1/V2 की जो वैल्यू आएगी √16, सो V1/V2 की वैल्यू आएगी 4/1, यानी कि 4:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ये काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं इसको पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी, तो प्लीज़ अगर जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली, तो पहले आप उनको देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, एक लड़ाकू विमान है भाई, उसकी गति कितनी है, 1.7 मैक है, 1.7 मैक। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकंड, अगर ध्वनि का जो वेग है वो 340 मीटर पर सेकंड हो, तो विमान की गति यानी कि स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगी, बताना है आपको विद इन 10 सेकेंड। मैक क्या होता है बताऊंगा मैं आपको अभी। मैक शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा मैक क्या होता है। ओके, सो टाइम सब देखिए, 1 मैक बराबर हमारा होता है जो ध्वनि जो वायु में जो ध्वनि की गति होती है उसके बराबर होता है भाई 1 मैक। ठीक है, तो हमें पता होता है कि
वायु में जो ध्वनि की गति होती है कितनी होती है 320, ठीक है 320। ओके, तो अगर हमारे पास 1 मैक बराबर 320 तो 1.7 मैक कितना हो जाएगा, 1.7 मैक इसको हो जाएगा 320 इंटू 1.7, ठीक है भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा करीब करीब, हाँ हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर, आई थिंक जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप नए हो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।